हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज रोहित पाठक और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें सबसे पहली जो मेन बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आप में से काफी सारे बच्चों को पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आपके पास दो चार्जेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन ऑपोजिट साइड के। इनका जो ये पूरा पेयर होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आमतौर पर हम 2 से दिखाते हैं। आप चाहे तो किसी और भी सिंबल से दिखा सकते हैं। ये डिस्टेंस आपका बहुत क्या होता है, छोटा होता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी जो चीज आपको कंफ्यूज करता है वो है आपका इक्वेटोरियल लाइन। इस टॉपिक के अंदर इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपने नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा बचपन में। वो क्या होता है, अगर आपके पास एक लाइन होता है उसके बिल्कुल सेंटर से अगर आपने एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर खींच दिया तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। आपका जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है। मतलब ये जो आपको लाइन दिख रहा है डायगोनल के बीच का, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। उस लाइन के अलावा कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस जगह पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एंटायर डाइपोल और अदर टू से ड्यू टू दिस टू इंडिविजुअल चार्जेस टुगेदर। ठीक है, अच्छा पहले इसका प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक -2 चार्ज है पॉइंट ए पे और यहाँ पे +2 चार्ज है पॉइंट बी पे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 2a है। ये आपका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, a। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, a। अब इसका जो सेंटर है वहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और मान लीजिए इस परपेंडिकुलर लाइन के अलावा कोई पॉइंट ले लीजिए P, जहां पे आपको क्या करना है, नापना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज़ ऑफ दिस एंटायर डाइपोल और दीस टू चार्जेस टुगेदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से ऐसे लाइन ज्वाइन कर दीजिए और यहां से भी ऐसे लाइन ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को हमने P नाम दिया है। अगर आपको पता हो किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ चार्ज, जैसे मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक पॉइंट P है जिसका आपको निकालना है और ये डिस्टेंस आपका r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फिर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका r²। ये फार्मूला आपको सबको पता है। तो मतलब अगर आपको इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आपको ये डिस्टेंस पता करना है। अब वो कैसे करें, मान लीजिए यहां से यहां तक डिस्टेंस वो आपका क्या है, r है। क्या है, r है। अब इस ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए अगर आप पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका a है, ये आपका r है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, r² + a²। और ये जो डिस्टेंस है सेम लॉजिक है, ये भी आपका a है, ये आपका r है, तो ये क्या आ जाएगा आपका r² + a², सेम अगेन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, आपको पता होगा कि जो प्लस चार्ज होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, प्लस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलते हैं वो बाहर की तरफ रेडिएट आउट होता है। मतलब उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकलते हैं कि नहीं निकलते। और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब उनका ओरिएंटेशन रेडियली इनवर्ड्स होता है। उस लॉजिक से देखा जाए इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, आप खुद बताइए क्या है, ये नेगेटिव है अंदर की तरफ, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर की तरफ है। इधर इसको अगर मान लीजिए E1 देखें, अंदर की तरफ आएगा, नेगेटिव है अंदर की तरफ जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, बाहर की तरफ ऐसे धकेलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा। इसको आप E2 दे दो। अच्छा और एक चीज, इस एंगल को आप थीटा मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो। अब बोलोगे सर ये दोनों एंगल सेम कैसे हो सकता है, अगर आपने एक को थीटा लिया दूसरा वाला थीटा है। अरे भाई बाबा बेसिक मैथमेटिक्स, ये दो ट्रायंगल जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है नहीं, ये लाइन आपका कॉमन है, यहाँ पे 90 90, ये दोनों सेम, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो ये एंगल क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा। रीजन CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बचपन में आपने पढ़ा था, तो उसके चलते ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे बना लो, अगर ये एंगल थीटा होता तो ये भी आपका थीटा है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्यों,
ऑल्टरनेट इंटीग्रल, सारे क्लास 9 के बेसिक्स है, 9 10 के बेसिक्स है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये सब भरा क्यों रहे हो आप, बता देखो इस पॉइंट पे आपको इस चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में मिल रहा है, इसके कारण उधर की तरफ मिल रहा है, मतलब आपको दो वेक्टर्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ही होता है। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, दो थोड़ी निकालना है भाई, आपको रिजल्टेंट निकालना है पॉइंट P पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, E1 E2 का रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है अगर वो आपको प्रॉपर्ली पता होता फिर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और उनके बीच का जो एंगल होता है cos थीटा, ये तो पढ़ा हुआ क्लास में, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो कि इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल पे। लेकिन क्या आपको इनके बीच का एंगल पता है, नहीं पता, तो फिर इसका इंटेंसिटी कैसे निकालें, कोई तरीका है, बिल्कुल है, बस हर चीज का जुगाड़ होता है। देखिए कैसे करना है, हम यहाँ पे ट्रिक यूज करने वाले हैं, वो बेसिकली होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। 11th में आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे वेक्टर है ऐसे, अगर आप यहाँ पे थीटा डालते हैं तो ये वाला जो थीटा वाला साइड होता है वो आपका बन जाता है r cos थीटा, और जो बिना थीटा वाला साइड होता है वो आपका बन जाता है r sin थीटा। अगर मान लीजिए आपने इधर थीटा ले लिया तो ये आपका cos बन जाएगा, और इधर नहीं थीटा लिया तो ये आपका बन जाएगा sin थीटा। cos वाले को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, sin वाले को हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो उस लॉजिक से देखा जाए आपका जो E1 है इसका अगर रिजोल्यूशन करो तो ये वाला साइड आपका बन जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, और नीचे वाला जो साइड है ये आपका बन जाएगा E1 sin थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरह से ये जो E2 है यहाँ पे एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका बन जाएगा इसका E2 cos थीटा, ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो आपका बन जाएगा E2 sin थीटा। अच्छा, अब पहली बात तो ये आपको E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको पता होना चाहिए, पहले वो निकाल लेते हैं। E1 क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -2 एट A, यहाँ पे A है, A जो -2 उसके कारण यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फिर जो आपका चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बिठाता है, फिर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या आपका √r² + a², उसका जब स्क्वायर करोगे रूट का स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है, तो अब क्या लिखोगे r² + a²। दोबारा इसके ऊपर स्क्वायर मत डाल देना, काफी बच्चे इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके ऊपर दोबारा स्क्वायर डाल देते हैं, मेरे पास क्यों डालना है, ये ऑलरेडी रूट में है डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करो तो रूट तो आपका हट जाएगा और वो स्क्वायर बैठेगा, कैंसिल आउट हो जाता है। ये है आपके E1 का मैग्नीट्यूड। अगर आपको इसका डायरेक्शन मेंशन करना है तो क्या लिखोगे आप, टुवर्ड्स द P है या अलोंग P है, ठीक है। अब निकालते हैं E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +q एट B, +q चार्ज जो आपके B पे है उसके कारण यहाँ पे क्या है, सेम लॉजिक। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसको E2 से दिखा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये तो वैसे ही प्लस है तो प्लस का प्लस ही निकल के आएगा। इसका भी डिस्टेंस वही है √r² + a², तो उसको अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाएगा आपका r² + a², रूट और स्क्वायर हट गया। अगर आपको वेक्टर के फॉर्मेट में उसको दिखा रहा है तो क्या लिखोगे, अलोंग BP। अच्छा, एक चीज आपने नोट किया है, E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, kq/r² + a², E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, kq/r² + a²। मतलब E1 और E2 इन दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है, सेम है, ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा। देखिए अब और एक चीज देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट और ये वाला जो कंपोनेंट है, ध्यान से देखिए, ये sin थीटा और ये sin थीटा आपका सेम है कि नहीं है, थीटा सेम है ना बाबा, sin थीटा दोनों वाला कंपोनेंट सेम है, और E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड वो भी सेम है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा कंपोनेंट है E2 sin थीटा और E1 sin थीटा वो क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज और ऑपोजिट है। तो जब आपके पास दो चीजें सेम होती है और ऑपोजिट होती है अलोंग द सेम लाइन, व्हाट डू दे सिंपली कैंसिल आउट ईच अदर, दे नलिफाई ईच अदर। तो आप क्या लिखोगे, सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर equal in magnitude and opposite to each other,
दे कैंसल आउट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट आपका कट गया, ये वाला कंपोनेंट भी आपका कट गया, रह क्या गया, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। और देखिए दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों कंपोनेंट्स अगर एक ही दिशा में है, व्हाट विल दे डू, दे विल सिंपली ऐड अप। तो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उसका डायरेक्शन क्या आ गया, इधर की तरफ आ गया, इधर। तो आप लिखोगे सो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब देखिए cos थीटा सेम है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो इसको आप ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ E2 cos थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए E1 cos थीटा लिख दीजिए या E2 cos थीटा, बात एक ही। अब E1 की वैल्यू क्या है, या E2 बोल लीजिए क्या है, KQ/R²A², और बाजू में आपका cos थीटा। अब कहेंगे सर दिक्कत तो घूम फिर के फिर अब वही आ रहा है, थीटा तो अभी भी नहीं पता। आप रिजोल्यूशन इस वजह से कर रहे थे क्योंकि हमें थीटा नहीं पता था, तो करके भी क्या फायदा होगा, दोबारा थीटा का चक्कर आ गया, टेंशन क्यों ले रहे हो, उसका भी सॉल्यूशन है। आप ये देखिए ना, अगर आप इस ट्रायंगल को स्टडी करते हैं, इसको कर लीजिए, उसको कर लीजिए, बात एक ही है। अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल में cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो पता है, एक हाइपोटेन्यूज क्या है, √r² + a², तो यहां पे डाल नहीं सकते, जरूरत क्या है मुझे थीटा की, मैं यहीं पे देख के बता दूंगा आपका। तो cos थीटा क्या होता है, आपका बेस है आपका a, देखिए ये आपका बेस और हाइपोटेन्यूज r² + a² का रूट का मतलब माने हाफ, पावर में हाफ, ठीक है। आगे बढ़े, ये वैल्यू आपका सेम है, तो इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, तो 1 + हाफ क्या हो जाता है एक्सपोनेंशियल के चक्कर में 3/2, ये आपका बन जाएगा r² + a² पावर में 3/2। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q, और इस 2 को ना आप a के साथ रखो, क्यों भारत में क्या दिक्कत है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक वैल्यू बन रहा है क्या, डाइपोल मोमेंट। सुबह बोला था कि बोला था Q × 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। दो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अगर आप चार्ज के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो ये चीज आपका क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अच्छा अब इसमें एक चीज होता है, देखिए ये मैंने आपको शुरू में बोला नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि आपको पता होगा, चलिए दोबारा बता देता हूं। डाइपोल का जो लेंथ होता है ना, बीच में डिस्टेंस होता है, देखो ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्वांटम लेवल पे काम करता है। तो क्वांटम लेवल पे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के बीच का जो गैप होता है वो बहुत छोटा होता है, और यहाँ पे आपका जो r है, मतलब जहाँ पे आप नाप रहे हो वो आपका इस सेंटर से बहुत दूर है, मतलब आपका r जो है 2a से आपका क्या है, बहुत बड़ा है। अगर r आपका 2a से बड़ा होता है तो a से ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, 2a से अगर बड़ा है तो a से और भी बड़ा होगा। अच्छा हमें क्या पता है मैथ्स में, जब कोई चीज बहुत बड़ा होता है तो उसका हायर पावर क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, उसको और बड़ा बना देते हैं। और कोई वैल्यू अगर बहुत छोटा होता है, जैसे मान लीजिए 0.11 समथिंग कुछ, उसका अगर आप हायर पावर चढ़ाते हो तो और छोटा हो जाता है। अब देखिए r बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, अब r का स्क्वायर और बड़ा है, a का स्क्वायर और छोटा है, तो भाई कहीं ना कहीं a² तो आपका नेग्लेक्ट ही हो गया ना, उसको लिखने की क्या जरूरत है। इट इज समथिंग लाइक 100.0000000 फिर 1, क्या जरूरत है उस 1 को लिखने की, खत्म करो उस बात को, 100 ही लिख दो। तो दैट्स व्हाई आपका जो r² + a² है वो नियरली इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिर्फ r² हो जाएगा, a² को लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसको हटा दीजिए। तो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल K P r², उसके पावर में 3/2। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर आपका हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका K P/r³, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड। अगर आपको इसको वेक्टर वाइज दिखाना है तो देखिए वेक्टर वाइज दिखाने के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, जो कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, उनका डायरेक्शन क्या है। ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू प्लस की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज की तरफ, जो कि रेजिस्टेंस है। और देखिए आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ बना है, मतलब डाइपोल मोमेंट उधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों क्या होता है, ऑपोजिट हो गए। द डायरेक्शन of dipole moment is opposite to that of the net
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं, हमें वेक्टर में क्या पता है, दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं, उनको दिखाते कैसे हैं, जब आप उसको वेक्टर साइन डालते हो तो जरूरी है कि आप यहाँ पे नेगेटिव साइन डालो, या तो इस साइड या तो इस साइड। ये नेगेटिव साइन बाय इटसेल्फ डेजिग्नेट्स कि आपके दोनों वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है या ऑपोजिट। तो अगर आपको उसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, मतलब यहाँ पे ऐसे वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, आप चाहो तो इस k को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और नीचे आपका r है। तो अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है तो जरूरी है कि आप क्या करें, यहाँ पे नेगेटिव साइन डालें, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइन नहीं डालते हैं तो ये चीज समझना बहुत मुश्किल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और p आपका जो है ऑपोजिट है। जब आप वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बैकवर्ड लिख रहे हैं, वहां पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो बैकवर्ड दिखा रहे हैं। तो ये आपका आ गया इक्वेटोरियल किसी एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लीजिए डाइपोल के, फिर वहां पे जो आपका फील्ड इंटेंसिटी आएगा कुछ आपका दिखाएगा। और एक चीज देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और r जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नॉर्मल वैल्यू में भी आता है, वहां पे r² होता है, यहाँ पे r³ होता है चार्ज के कारण। उसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ से जितना दूर जाएंगे आपकी फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन को प्रॉपर्ली देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद ऑल योर फ्रेंड्स इन स्कूल्स। और अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सही। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू ब्रिंग आउट सम न्यू थिंग्स, सम न्यू टॉपिक्स, सम न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके।